गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण। इसको आप ऐसा समझिए कि स्थूल निकाय मतलब लार्ज सिस्टम। तो लार्ज सिस्टम्स के बीच में जो एनर्जी का वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज सिस्टम्स के बीच में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, यह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, इट मीन्स कि जब दोनों सिस्टम या दोनों निकाय क्या होते हैं, साम्य अवस्था की कंडीशन में होते हैं, तो उनकी क्या चीज़ निकल के आती है, मतलब क्या चीज़ इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि इस डेरिवेशन से अपन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइंड आउट करेंगे, बीटा पैरामीटर। आपको देखो यहाँ मैंने शो किया हुआ है दो कंक्लूजन इस डेरिवेशन के। फर्स्ट है बीटा पैरामीटर, दूसरा है एंट्रोपी। ठीक है, बीटा पैरामीटर और एंट्रोपी के डेफिनेशंस क्या है। तो जनरली आप ऐसे समझ सकते हैं, अपने पास दो सिस्टम है। ठीक है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे का टेम्परेचर कम है। तो क्या होगा, हीट ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, और कब तक ट्रांसफ़र होगी, जब तक कि दोनों सिस्टम के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, जब दोनों सिस्टम के टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में साम्य अवस्था आ जाएगी। और साम्य अवस्था जब आ गई तो आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों का तापमान बराबर है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में जब अपन डेरिवेशन करेंगे तो दोनों सिस्टम्स के लिए जब बीटा पैरामीटर्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, बीटा पैरामीटर्स इक्वल आ जाएंगे, तो बीटा पैरामीटर्स इक्वल आने पे अपन कह सकते हैं कि बीटा जो है कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, टेम्परेचर से रिलेटेड, तापमान से क्या होगा, इसका रिलेशन होगा। दोनों के बीटा पैरामीटर्स बराबर है, मतलब कि कहीं ना कहीं जब उनके तापमान बराबर है तभी तो उनमें एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो बीटा पैरामीटर टेम्परेचर का एक लिंक है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन बीटा पैरामीटर की डेफिनेशन आती है, बीटा इज इक्वल टू होता है 1/kT। ठीक है, चलिए डेरिवेशन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। माना दो निकाय है ए और डैश। ठीक है, इससे पहले अपन ने सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था के बारे में पढ़ा था कि सूक्ष्म अवस्थाएं क्या होती है, स्थूल अवस्थाएं क्या होती है। ठीक है, और उनके मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, दो सिस्टम के बीच में किस किस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती है। दो सिस्टम है ए और ए डैश। अब देखिए इसमें लिखा हुआ उनके बाह्य प्राचल नियत है, मतलब जो उनके पैरामीटर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, मतलब आयतन, दाब और तापमान, ये क्या है, नियत है। आयतन, दाब और तापमान में कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो उनके एनर्जी लेवल्स में क्या होगा, चेंज होगा, जो कि क्या है, सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब इनके मध्य ऊष्मा का क्या हो रहा है, विनिमय और एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, बाह्य प्राचल तो नियत है, तो बाह्य प्राचल वॉल्यूम आयतन और दाब में चेंज नहीं होगा। इनके मध्य एनर्जी का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। अब देखिए आप, ई क्या है यहाँ पर, सिस्टम ए की एनर्जी, ई डैश क्या है, सिस्टम ए डैश की एनर्जी। तो ए और ए डैश से मिलाकर एक सिस्टम बनता है पूरा, ए और ए डैश। ठीक है, इन पूरे सिस्टम से ए डैश पूरे सिस्टम को मिलाकर एक अनदर सिस्टम बनता है जिसको कि ए स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो उस ए स्टार सिस्टम की एनर्जी कितनी, ई स्टार। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया यहाँ पर अपन ने, बराबर क्या है, कांस्टेंट। ए स्टार की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट है, उसकी तो एनर्जी कंजर्व है। ठीक है, अब देखिए आप, दो चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है, वन एंड अनदर दिस। यहाँ पर एक चीज़ आएगी आपकी, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या होती है, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओमेगा ई क्या होता है, अभिगम्य अवस्थाएं क्या होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले अपन ने पढ़ा था कि सूक्ष्म अवस्थाएं क्या होती है। सूक्ष्म अवस्थाओं में अपन सिस्टम की एनर्जी स्तर या उनकी ऊर्जा लेवल के बारे में बात करते हैं। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या वह सूक्ष्म अवस्थाओं की वह संख्या होती है जो उस निकाय की या उस सिस्टम की सभी कंडीशन को क्या है, फुलफिल करे। सारी सूक्ष्म अवस्थाएं अभिगम्य अवस्थाएं नहीं होती है, केवल वही सूक्ष्म अवस्थाएं अभिगम्य अवस्थाएं होती है जो उस निकाय की सभी शर्तों का क्या करे, पालन करे। ठीक है, इट मीन्स कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभिगम्य अवस्थाएं सूक्ष्म अवस्थाओं का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि अपन सूक्ष्म अवस्था में एनर्जी लेवल की बात करें तो अपन यहाँ पर एनर्जी लेवल को ही लेके चलेंगे। ठीक है, ओमेगा ई अभिगम अवस्थाओं की संख्या कौन से सिस्टम के लिए, कौन से निकाय के लिए, ए निकाय के लिए। ओमेगा डैश ई डैश अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है कौन से निकाय के लिए, ए डैश निकाय के लिए। और ओमेगा स्टार ई स्टार कौन से निकाय के लिए, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है ए स्टार के लिए।
ये अपनी बात होगी। ठीक है, अब आज चलते हैं अपन आगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, समान पूर्व प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, समान पूर्व प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार कोई निकाय साम्यावस्था में है तो निकाय की सभी अभिगम्य अवस्थाओं में से किसी में भी निकाय के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है? समान होती है। मतलब कि इसका आप मतलब ऐसा समझिए कि कोई निकाय इक्विलिब्रियम कंडीशन में साम्यावस्था में है। ठीक है, तो जब निकाय साम्यावस्था में होगा तो निकाय की जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या होगी, जब बहुत सारी अभिगम्य अवस्थाएं होगी तो निकाय उनमें से किसी भी अभिगम्य अवस्थाओं या अभिगम्य अवस्थाओं का एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे एनर्जी लेवल है तो निकाय किसी भी एनर्जी लेवल में जो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समान होगी। कब? जब निकाय साम्य अवस्था में है। ठीक है, ये होगी समान पूर्व प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार। अब देखिए अपन बात करते हैं संयुक्त निकाय की प्रायिकता। ठीक है, संयुक्त निकाय की प्रायिकता क्या है अपने पास? सपोज यहाँ पर पीई है। पीई क्या है? पी फॉर प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पी प्रायिकता या जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पूरे सिस्टम की अभिगम्य अवस्थाओं क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि अपन जब पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो पूरे सिस्टम की अभिगम्य अवस्थाएं क्या है अपने पास? ओमेगा स्टार ए है। ठीक है, तो निकाय के पास चांसेस है, क्या चांसेस है कि इसके पास इतने सारे अभिगम्य अवस्थाओं में से क्या होगी? सभी में पाई जाने की प्रायिकता उससे क्या होगी? समान होगी। और समान होगी लेकिन उसके अभिगम्य अवस्था की संख्या कितनी है? ओमेगा स्टार ई है। ठीक है, तो संयुक्त निकाय की प्रायिकता क्या होगी? इसके अभिगम्य अवस्थाओं की क्या होगी? समानुपाती होगी। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे अपन तो एक कांस्टेंट लगा देंगे सी, मतलब पी ई क्या हो गया? सी ओमेगा स्टार ई। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सी। ठीक है, अब देखिए कि क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ के यूनिवर्स में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। किसी भी चीज़ की यूनिवर्स में पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है? पी ई बराबर 1 होती है। तो यहाँ पर पी ई को 1 के बराबर कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में पी ई इज इक्वल टू कितना था? सी ओमेगा स्टार ई। ये भी किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन समीशन ओमेगा स्टार ए की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू को उठा के जब अपन इस कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो क्या था? पी ई इज इक्वल टू सी समीशन ओमेगा स्टार ए। सी की जगह क्या पुट करेंगे? 1 अपॉन समीशन ओमेगा स्टार ई, और ओमेगा स्टार ई आपका एज इट इज रहिए। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर आ गई। अब उसके बाद आप देखिए संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा स्टार ए किसके इक्वल होगी? सिस्टम ए की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या इंटू सिस्टम ए देश की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। ठीक है, इंटू में होगी, प्लस में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अपन प्रायिकता भी क्या लिखते हैं? इंटू में लिखते हैं। तो अब ओमेगा स्टार ए की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे अपन? इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कितनी थी? पी ई बराबर सी ओमेगा स्टार ई स्टार की जगह अपन ने लिख दिया पी ई बराबर सी ओमेगा ई ओमेगा डैश ए डैश। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है। अब मैक्सिमम मिनिमम ये कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। मैक्सिमम मिनिमम ये कंडीशन अपन जब अप्लाई करते हैं तो उसका क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। उसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पर 0 आ गया तो वो कंडीशन क्या होगी? मैक्सिमम की कंडीशन होगी। तो इस वाली इक्वेशन क्या करेंगे अपन? पहले तो लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग लिया, इक्वेशन लॉग वाली होगी। ठीक है, अब इसके बाद कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी? डेल ओपन डेल लॉग पी ई बराबर 0। मतलब प्रायिकता कहाँ पर मैक्सिमम होगी? ठीक है, एनर्जी की कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी? तो एनर्जी के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 0 के बराबर। तो इस वाले इक्वेशन का जब अपन डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में? ई के रेस्पेक्ट में कर दिया, ई के रेस्पेक्ट में। अब मैक्सिमम कंडीशन में क्या है? ये वाली चीज़ 0 के इक्वल है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए कि डायग्राम बता रखा है आपको, एक कर्व बता रखा है प्रोबेबिलिटी और एनर्जी के बीच का। प्रोबेबिलिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगी? ई इक्वल टू ई बार, ये ई बार है। ठीक है, ई इक्वल टू ई बार पर प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम होगी। देखो अप जा रही है, डाउन जा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन मैक्सिमम होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लोप कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, स्लोप मतलब इसका एनर्जी के रेस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा। अपन ने यही किया है कि एट ई इक्वल टू ई बार पर पी ई बराबर किस डेल ऑफ डेली लॉग पी ई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिख रहा है आपको करो से, ठीक है। कब ई इक्वल टू ई बार पर, तो अपन इसको 0 के बराबर कर दिया था यहाँ पर लॉग ये 0, इक्वेशन नंबर 4 होगी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 डिफ्रेंशिएशन को बता रही है, ठीक है। आगे देखिए, हम जानते हैं कि ई प्लस ई डैश बराबर ई स्टार कॉन्स्टेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है। यहाँ से ई डैश की वैल्यू निकाले, ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई। अब डेल ई डैश अपन डेल ई निकालेंगे, मतलब इस पूरी इक्वेशन का किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ई स्टार का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 0। और डेल ई अपॉन डेल ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, सिंबल ऐसा लगा रखा, -1 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ई स्टार ई डैश बराबर ई स्टार माइनस ई। तो अपने को इस पूरी इक्वेशन का ई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डेल ई डैश अपॉन डेल ई बराबर कितना हो जाएगा, -1। और डेल ऑफ डेली लॉग ऑफ सी बराबर 0, क्योंकि सी क्या है, कांस्टेंट है। तो लॉग सी की वैल्यू मतलब डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ सी बराबर 0, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। लॉग ऑफ पी और लॉग ऑफ सी के दोनों का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इससे पहले अपन डेली डैश अपन डेली बराबर -1 निकाला था, तो डेली डैश अपन डेल ई को यहाँ पर -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब -1 पुट करेंगे तो ये बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखो बीच में माइनस आने के बाद इक्वल टू 0 हो, जब ये वाला टर्म राइट साइड जाएगी तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अपने पास ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। डेल ऑफ डेली लॉग ओमेगा ई बराबर डेल बाई डेल ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई डैश बराबर 0 आ गया। कहाँ से आई है, इस वाली इक्वेशन से। क्यों, क्योंकि जब अपन ने इस वाली इक्वेशन में इस चीज़ को -1 पुट किया है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बराबर 0 हो जाएगी। जब माइनस होने के बाद ये वाली टर्म राइट साइड जाएगी तो इक्वल में पॉजिटिव हो जाएगी, इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अब देखियो, ये किस सिस्टम के लिए, ए के लिए, और ये किस सिस्टम के लिए, ए डैश के लिए बता रहा है। दोनों चीज़ बराबर है। जब दो निकाय साम्य अवस्था में तो उनके एक टर्म आई है उनकी दो बराबर है। अब इस टर्म को यहाँ पर नाम देंगे बीटा पैरामीटर, ठीक है। मैंने ऐसा पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको। ये टर्म्स किसके इक्वल होगी, इनको मानेंगे एज एज्यूम ये वाले टर्म बीटा ई सिस्टम ए के लिए, और ये वाले जो टर्म है बीटा डैश ई डैश सिस्टम ए डैश के लिए, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, देखो एक एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी ई बराबर ई डैश पर दोनों सिस्टम के बीटा पैरामीटर बराबर है। आप देखिए बीटा ई बार बराबर बीटा डैश ई बार डैश, ठीक है। इट मीन्स की तो यहाँ से बीटा पैरामीटर की परिभाषा आती है कि जब दो सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उनके क्या चीज़ पैरामीटर है, बीटा पैरामीटर बराबर है। बीटा कहीं ना कहीं तापमान से लिंक है, क्योंकि जब दो सिस्टम निकाय साम्य अवस्था में होते हैं तो उनका तापमान बराबर होता है। कोई तो कहीं ना कहीं बीटा पैरामीटर किससे कनेक्टेड है, तापमान से कनेक्टेड है। तो देखिए बीटा पैरामीटर की परिभाषा, बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/k t। के क्या है, वन कॉन्स्टेंट, टी तापमान है। और एक और चीज़ यहाँ पर कंक्लूजन आएगी आपको जो बाद में यूज़ आएगी, मैं आपको बता देती हूँ कि बीटा ई क्या वैल्यू आई थी बीटा ई की। यहाँ से देखिए क्या चीज़ पर इक्वल थी इनके, बीटा ई इज इक्वल टू डेल बाई डेल ई लॉग ओमेगा ई ई। ये ध्यान रखना, बीटा ई इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा ई ई, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाद में ये टर्म बहुत यूज आएगी। धन्यवाद।